हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरिकल प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक ये वीडियो देख लेंगे ना तो इसी वीडियो में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 75 में से 75 मार्क्स आप उठा सकते हैं। जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इसमें कराया गया है और फिक्स है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको नंबर नहीं मिलेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। सब क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन यही लिखा हुआ आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको बस क्या करना है कि आप वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझिए और लिखिए क्वेश्चन का आंसर आखिर किस प्रकार से लिखा जाएगा। टोटल 20-25 क्वेश्चन है इसमें। जितना भी क्वेश्चन है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरिकल प्रैक्टिस का सारा क्वेश्चन का आंसर हम सिर्फ एक वीडियो में कराने वाले हैं। ये आने वाले परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अनुवाद की व्युत्पत्ति एवं स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा, क्षेत्र तथा सीमाओं का विवेचना करें। मतलब जो अनुवाद है, अनुवाद की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसा है, ये सब का परिभाषा देना है। क्षेत्र और सीमाओं का भी विवेचना करना है एक ही क्वेश्चन में। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के बारे में ही हम लोग को सबसे पूछा, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति को आप अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा के अनुवाद से बना है, अनु प्लस वाद से बना है। जो अनुवाद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और वो अनु प्लस वाद शब्द से मिलकर बना है। यहाँ अनु का अर्थ पीछे या अनुसरण करना है। अनु का मतलब क्या है, तो पीछे या फिर अनुसरण करना। और वाद का अर्थ है कहना या कथन करना। और वाद का क्या अर्थ है, कहना और कथन करना। तो अनु का अर्थ क्या है, पीछे या फिर अनुसरण करना। और वाद का अर्थ है कहना या कथन करना। तो इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी कथन को उसके बाद उसी अर्थ में दोहराना या प्रस्तुत करना। तो अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, किसी कथन को उसके बाद उसी अर्थ में दोहराना, जो अर्थ में दिया है उसी अर्थ में दोहराना है, तो उसी को अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद का स्वरूप कैसा है, तो अनुवाद का स्वरूप कैसा, इसको आप अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है अनुवाद एक द्विभाषीय प्रक्रिया है। जो अनुवाद है वो द्विभाषीय मतलब दो अलग अलग भाषाओं वाला प्रक्रिया है, जिसमें एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसका अर्थ, भाव और उद्देश्य सुरक्षित रहे। तो अनुवाद जो है वो द्विभाषीय प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया, द्विभाषीय प्रक्रिया। और उसमें क्या करना है, तो एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रस्तुत मतलब बदला जाता है। इसका अर्थ, भाव, उद्देश्य सब एक जैसा रहता है, सिर्फ दूसरा भाषा में परिवर्तित किया जाता है। अनुवाद में केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं बल्कि भाव और विचारों का रूपांतरण होता है। जो अनुवाद है उसमें केवल शब्दों का ही परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद कर दिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि भाव और विचारों का भी रूपांतरण होता है। इसका स्वरूप साहित्य, वैज्ञानिक, तकनीक और व्यवहारिक सभी प्रकार हो सकता है। जो इसका जो स्वरूप है वो कैसा हो सकता है, तो साहित्य के क्षेत्र में भी इसका स्वरूप है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इसका स्वरूप है, तकनीकी और व्यवहारिक सभी में इसका देखा जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट है परिभाषा। तीसरा क्या पॉइंट है, परिभाषा। तो अनुवाद का क्या, अनुवाद क्या है उसका परिभाषा हम लोग इसमें देंगे। तो अनुवाद की सामान्य और स्वीकार्य भाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जो अनुवाद की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दिया जा सकता है। और अनुवाद का परिभाषा में लिखना है अनुवाद वह प्रक्रिया है, अनुवाद जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा के विचार, भावों और अर्थ को दूसरी भाषा में यथासंभव समान रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुवाद जो है वह प्रक्रिया, अनुवाद एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें या फिर जिसके द्वारा एक भाषा के विचार, कोई भी एक भाषा का जो विचार है और भाव और अर्थ जो है उसको दूसरी भाषा में यथासंभव हो सके, जितना हो सके उसको दूसरी भाषा में समान रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात मूल रूप
अर्थात मूल भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में सही अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। तो अनुवाद, अगर दूसरा भाषा में अगर अनुवाद को आप लिखना चाहेंगे, परिभाषित करना चाहेंगे, तो लिखना है मूल भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में सही अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है। चौथा पॉइंट है अनुवाद के क्षेत्र। क्या है? अनुवाद का क्षेत्र इसमें डिसाइड करना है। तो अनुवाद का क्षेत्र को अंडरलाइन करके डैश देंगे, उसके बाद लिखना है अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। अनुवाद का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है, मतलब अलग है, बहुत सारा क्षेत्र है और इसके प्रमुख क्या क्या क्षेत्र हैं उसको लिखे हैं। तो का नंबर में जैसे है साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद जो है वो भी अनुवाद का क्षेत्र है, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास कुछ भी हो सकता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में एक अनुवाद है। दूसरा अनुवाद अगर बात करें तो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद। वैज्ञानिक के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में भी इसका अनुवाद किया जा सकता है। शैक्षिक अनुवाद भी किया जा सकता है। शैक्षिक अनुवाद भी जो है वो भी किया जा सकता है। शासकीय एवं कानूनी अनुवाद भी किया जा सकता है। व्यवसायीय एवं प्रशासनिक अनुवाद भी किया जा सकता है। व्यवसायिक भी और प्रशासनिक अनुवाद भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो अनुवाद का जो क्षेत्र है वो आपको हम बताइए दिए हैं कि कौन सा अनुवाद का क्षेत्र है। इस प्रकार ज्ञान के प्रसार के अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो ज्ञान का जो प्रसार है उसमें अनुवाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को जो प्रसार करना रहेगा तो उसमें अनुवाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अनुवाद की अगर सीमाएं की बात करें तो अनुवाद की कुछ सीमाएं भी है। अनुवाद जो है उसका भी कुछ न कुछ सीमा है। तो क्या क्या सीमा है? तो पहला, भाषाओं की संरचना में भिन्नता। तो भाषाओं की जो संरचना है उसमें भिन्नता, पहला जो सीमा है उसमें क नंबर में लिखे हैं भाषाओं की संरचना में भिन्नता। जो संरचना है उसमें अलग रहेगा। अनुवाद जब करेंगे ना तो भाषा का संरचना अलग रहेगा लेकिन अर्थ वही निकलेगा। सांस्कृतिक अंतर के कारण भावों का पूर्ण अनुवाद कठिन होना जो है, सांस्कृतिक का अंतर हो जाएगा ना। आप अगर कोई और धर्म का है, हम कोई और धर्म का है, तो उस कारण भी भावों का पूर्ण रूप से अनुवाद करना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कठिन। मान लो आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ऐसा वैसा मानना नहीं है, पर मान के देखिए कि अगर मुस्लिम धर्म वाला का शब्द को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना है तो कितना दिक्कत होता है। तो ग नंबर पॉइंट में लिखना है मूल लेखक की शैली को पूरी तरह बनाए रखना संभव नहीं है। जो अभी हम बात कर चुके हैं कि जो मूल लेखक है उसका शैली को पूरी तरह हम लोग बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, दूसरा भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। बहुअर्थी शब्दों के कारण अर्थ भ्रम की संभावना, और बहुत सारे अर्थ होने के कारण जो है सो अनुवाद में जो है वो भ्रम की संभावना भी हो जाती है। तो इन कारणों से अनुवाद कभी कभी पूर्णतः समान नहीं हो पाता है। तो ये सब कारण की वजह से जो अनुवाद है वो कभी कभी पूरा एकदम समान रूप से नहीं हो पाता है। अब निष्कर्ष में लिखा जा सकता है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन नहीं बल्कि विचारों और संस्कृतियों का सेतु है। जो अनुवाद है वो केवल भाषा परिवर्तन नहीं है बल्कि ये जो है विचार और संस्कृतियों का सेतु है। सेतु यानी कि जोड़ना है, विचारों को, संस्कृतियों को जोड़ना है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं और इसका जो है कुछ सीमाएं भी है अनुवाद का, फिर भी ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के विस्तार में अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही कुछ सीमाएं हैं फिर भी जो है ना ज्ञान में, साहित्य में, संस्कृति में के विस्तार में अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा क्वेश्चन है अनुवाद की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए उसका स्वरूप तैयार कीजिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए, जो अनुवाद है उसकी प्रक्रिया को चरणों में उल्लेख करते जाना है
और उसका स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, अनुवाद एक क्रमबद्ध और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। जो अनुवाद है वो एक क्रमबद्ध और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं होता, इसमें जो अनुवाद में है केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अर्थ, भाव, शैली और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इस मतलब कहना है कि जो अनुवाद है वो केवल भाषा परिवर्तन नहीं है, शब्द परिवर्तन नहीं है, बल्कि उसका अर्थ, भाव, शैली और उद्देश्य का ध्यान रखते हुए एक भाषा को दूसरा भाषा में प्रस्तुत करना भी उसका उद्देश्य है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं जिनका अपना अपना स्वरूप है, और इन सब प्रक्रिया का अपना अपना स्वरूप है, उसका अलग अलग स्वरूप होते हैं, चरण होते हैं। तो क्या क्या है अलग अलग चरण और स्वरूप, चलिए हम देखते हैं। तो पहला है मूल पाठ का अध्ययन। मूल पाठ का अध्ययन, इसको आप अंडरलाइन करके डैश देंगे, उसके बाद लिखना है, अनुवाद प्रक्रिया का पहला चरण मूल पाठ का गहन अध्ययन है। जो अनुवाद प्रक्रिया है उसका सबसे पहला अगर चरण कोई है तो पहला चरण है मूल पाठ का गहन अध्ययन करना। मूल पाठ जो है उसका गहन रूप से अच्छा से अध्ययन करना पहला चीज़ है। इस चरण में अनुवादक मूल भाषा के पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उसके अर्थ, भाव, उद्देश्य तथा संदर्भ को समझता है। और जो है इस चरण में अनुवादक जो है जो अनुवाद करने वाला है उसी को अनुवादक कहते हैं। तो अनुवादक का काम क्या है कि मूल भाषा के पाठ जो लिखा गया है, जो मूल भाषा है उसको जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके अर्थ जो उसका जो पढ़ने के बाद जो उसका अर्थ निकलेगा, भाव, उद्देश्य तथा संदर्भ को समझना है, समझाता है और समझना है। क्या क्या समझाता है, क्या क्या समझना है, समझ लेना है। बिना मूल पाठ को समझे किए गया अनुवाद दोषपूर्ण हो सकता है, और जो बिना मूल पाठ को जो समझे अनुवाद जो करेगा वो दोषपूर्ण हो सकता है, गलत हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है अर्थ और भाव की व्याख्या। अर्थ और भाव की व्याख्या, तो इसमें आपको लिखना है, इस चरण में मूल पाठ के शब्दों और वाक्यों के भावार्थ एवं निश्चित अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। जो इस चरण में है, जो मूल पाठ है, जो सच में लिखा गया है, जिसको आप पढ़ के अनुवाद करने वाले हैं, उस जो मूल पाठ है उसके शब्दों और वाक्यों को भावार्थ एवं निहित अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, तो उसको स्पष्ट करना है। यहाँ अनुवादक यह तय करता है कि कौन सा भाव लक्षित भाषा में किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो अनुवाद करने वाला है वो अनुवादक यह तय करता है कि वही जो भाषा को जो स्पष्ट किया है, निहित जो अर्थ है, उसको किस भाषा में लक्षित रूप से लिखना है, प्रस्तुत करना, वो डिसाइड करता है। तीसरा पॉइंट है उपयुक्त शब्द चयन। उपयुक्त शब्द चयन, इस चरण में लक्षित भाषा के ऐसे शब्द चुने जाते हैं जो मूल पाठ के अर्थ और भाव के सबसे निकट हो। तो इस चरण में क्या किया जाता है, जो लक्षित भाषा है, जो भाषा उसमें लिखा गया, जो लक्ष्य है हमारा, जो हमको लिखना है, उस भाषा को ऐसे शब्द चुने जाते हैं, उस भाषा के लिए ऐसा शब्द चुना जाता है जो मूल पाठ के अर्थ और भाव के सबसे निकट हो। ऐसा शब्द को चुनना है अनुवाद में कि हम लिखेंगे तो वो जो मूल पाठ में लिखा गया है उसके सबसे निकट शब्द हो, उसको स्पष्ट रूप से उसके बारे में ही बताता हो। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि शब्द सरल, स्पष्ट और प्रसंग के अनुकूल हो, और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो शब्द लिखने वाले हैं वो सरल हो, स्पष्ट हो और समझने योग्य हो, और प्रसंग के अनुकूल हो, मतलब जो लिखना है उसके अनुकूल होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा पॉइंट समझ में आ गया हो। आप चौथा पॉइंट को देखना है। तो चौथा पॉइंट है वाक्य संरचना एवं रूपांतरण। वाक्य संरचना एवं रूपांतरण, इसमें लिखना है, इस चरण में मूल भाषा की वाक्य संरचना को लक्षित वाक्य के व्याकरण के अनुसार बदला जाता है।
तो इस चरण में क्या किया जाता है कि मूल भाषा की जो वाक्य होता है ना, जो मूल भाषा होता है, जो सच वाला हमको जो अनुवाद करना है, उसको पढ़ने के बाद लक्षित भाषा में व्याकरण अनुसार बदला जाता है। उसके बाद व्याकरण में देख लेना है कि आखिर ऐसा करने से कोई दिक्कत है क्या, तो उसको व्याकरण अनुसार ही आपको बदला जाता है। यहाँ शब्दशः अनुवाद के बजाय भावनानुवाद पर अधिक बल दिया जाता है, और यहाँ पर जो है अनुवाद के बजाय अनुवाद को छोड़ देना है, अनुवाद के बजाय भावनानुवाद पर अधिक बल दिया जाता है, और भावना पर बल दिया जाता है कि आखिर उसका भावना क्या प्रतीत हो रहा है, आखिर उस मूल पाठ में भावना क्या दर्शाता है, उसको आपको दर्शाना है। तो 5वां पॉइंट है सांस्कृतिक एवं शैलीगत समायोजन। सांस्कृतिक एवं शैलीगत समायोजन, इसमें लिखना है अनुवाद में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उचित परिवर्तन किया जाता है। तो अनुवाद जब करेंगे उसमें सांस्कृतिक भिन्नता जो है, संस्कृत में जो भिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखना है और उचित परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी परिवर्तन कर दें, तो वैसा मान्य अनुवाद का अच्छा नियम नहीं है। साथ ही लेखक की शैली, भाषा की प्रभावशीलता और अभिव्यक्ति की सुंदरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। जो लेखक जो है, जो लेखक जो लिखा है उसको जो अनुवादन करने वाला है वो भाषा की प्रभावशीलता और अभिव्यक्ति की सुंदरता को बनाए रखने का भी प्रयास करता है। 6वां पॉइंट है पुनरीक्षण एवं संशोधन। पुनरीक्षण एवं संशोधन मतलब इसमें लिखना है यह अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह जो चरण है पुनरीक्षण एवं संशोधन, यानी कि संशोधन मतलब बदलना, यह अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कौन सा चरण है? अंतिम चरण। इसमें अनुवादिक पाठ को पुनः पढ़कर त्रुटियों को सुधारा जाता है तथा भाषा को अधिक स्पष्ट, सहज और प्रभावी बनाया जाता है। और ये अंतिम है, जो पुनरीक्षण एवं संशोधन है वो अंतिम प्रक्रिया है। और इसमें क्या करना है, तो इसमें जो अनुवाद करने वाले हैं वो पाठ को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, और त्रुटियां हैं जो उसमें गलती है उसको सुधारता है तथा भाषा को अधिक स्पष्ट करता है ताकि प्रभावी बनाया जा सके। निष्कर्ष में लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। तो निष्कर्ष में लिखना है इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया कई चरण में पूर्ण होती है। जो अनुवाद का जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूर्ण होता है। प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट स्वरूप और महत्व है, और जो अलग अलग चरण है उसका अलग अलग महत्व भी है। इन सभी चरणों को सही ढंग से पालन करने पर ही एक सफल, सटीक और प्रभावशाली अनुवाद संभव हो पाता है। और इन सभी चरणों को आप अगर सही ढंग से पालन करते हैं तभी सफल और सटीक, मतलब सफल मतलब अच्छा, और सटीक एकदम सेम टू सेम प्रभावशाली अनुवाद कर सकते हैं। संभव है कि ऐसा हो सकता है तभी। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है एक सुयोग्य अनुवादक के गुणों का उल्लेख कीजिए। एक सुयोग्य अनुवादक के गुणों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको आप ध्यान से लिखिए और देखिए कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। जो अनुवाद है केवल भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दो भाषाओं एवं दो संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करता है। ये जो अनुवाद है ये केवल भाषा परिवर्तन नहीं है, यह दो भाषाओं एवं दो संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अनुवादक में कुछ विशेष योग्यता एवं गुणों का होना आवश्यक है। और जो इस कार्य को है, जो अनुवादन करने का कार्य है, अनुवादक करने का कार्य, इसको अगर सफलतापूर्वक करने का कार्य है तो इसके लिए कुछ विशेष योग्यता एवं गुणों का होना है। ये अगर गुण है आपके अंदर तभी आप अच्छे अनुवादक बन सकते हैं।
तो एक सुयोग्य अनुवादक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो एक अनुवादक जो है उसके गुण जो है अच्छे अच्छे गुण और निम्नलिखित हैं, वो क्या है हम बात करते हैं। चलिए आप वीडियो में जुड़े रहिए, देखिए क्या क्या एक अच्छे अनुवादक सुयोग्य अनुवादक का गुण है। तो पहला गुण है श्रोता भाषा एवं लक्षित भाषा का पूर्ण ज्ञान। श्रोता किसको बोलते हैं? जो सुनने वाला होता है। तो श्रोता भाषा जो सुनने वाला भाषा है, और लक्षित भाषा का पूर्ण ज्ञान, और जो भाषा हमको लक्ष्य तक जाना है उसको उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें लिखना है एक योग्य अनुवादक को मूल भाषा तथा लक्षित भाषा दोनों को व्याकरण शब्दावली एवं प्रयोग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो एक योग्य अनुवादक होते हैं, जो अच्छे अनुवादक होते हैं, उसको मूल भाषा जो भाषा लिखी गई है उस भाषा तथा लक्षित भाषा दोनों का व्याकरण शब्दावली का प्रयोग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्याकरण का ज्ञान ना हो, जो मन सो लिख दिए, तो ऐसा नहीं होता है। अनुवादक उसको बोलते हैं जो कोई भी लिखी गई कहानी साहित्य को पढ़कर दूसरे भाषा में लिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवादक। तो अनुवादक के लिए शब्दावली का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषिक कमजोरी अनुवाद को दोषपूर्ण बना देती है। जो है सो भाषा जिसकी कमजोर होती है उस अनुवाद को दोषपूर्ण बना देती है। वो अनुवादक क्या करता है? तो दोषपूर्ण बना देता है। जिसकी भाषा में अच्छी ज्ञान नहीं होती है, कमजोरी होती है वो। दूसरा पॉइंट लिखना है व्यापक शब्द भंडार। व्यापक शब्द भंडार, तो इसमें लिखना है अंडरलाइन करके डैश देने के बाद, अनुवादक के पास दोनों भाषाओं का समृद्ध शब्द भंडार होना आवश्यक है। जो अनुवादक है, जो अनुवाद करने वाले हैं अनुवादक, उसके पास दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो लिखी गई है उसके बारे में भी जानना चाहिए, और जो लिखने वाला है उसके बारे में भी जानना चाहिए, और अच्छा शब्द भंडार होना चाहिए, जिससे वह अर्थ के अनुरूप शब्द का चयन कर सके, जिसके कारण वो क्या कर सके? तो शब्द का अच्छा से चयन कर सके और लिख सके। तीसरा पॉइंट है विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान, तो विषयगत ज्ञान को आप अंडरलाइन करके डैश देंगे। उसके बाद लिखना है जिस विषय का अनुवाद किया जा रहा है, जिस विषय का अनुवाद किया जा रहा है, जो विषय को पढ़ के अनुवाद किया जा रहा है, उस विषय का पर्याप्त ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। जिस विषय को पढ़ के आप अनुवाद करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में आप उसको पढ़ें ही ना और जो मन सो ऊपर वाला देख के लिख दे, ऐसा नहीं होता है। बिना विषय ज्ञान के अनुवाद अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो जाता है। बिना अगर आप विषय का ज्ञान नहीं है तो जो आप अनुवाद करेंगे वो अस्पष्ट हो सकता है, गलत हो सकता है और त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसमें अच्छा नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट में लिखना है भाव ग्रहण करने की क्षमता। भाव ग्रहण करने की क्षमता, इसमें आपको लिखना है एक सुयोग्य अनुवादक केवल शब्दों को नहीं बल्कि लेखक के भाव, उद्देश्य और दृष्टिकोण को समझाता है और उसे लक्षित भाषा में सही ढंग से प्रस्तुत करना है। मतलब जो भाव ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, तो इसमें लिखना है एक सुयोग्य अनुवादक केवल शब्दों को नहीं, जो एक अच्छे अनुवादक होते हैं वो केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि लेखक के भाव, जो लेखक क्या बताना चाह रहा है उसके भाव, उसके उद्देश्य, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके दृष्टिकोण को भी क्या करता है? तो समझाता है और लक्षित भाषा से सही ढंग से उसको प्रस्तुत करता है, ताकि उसके उद्देश्य, उसके दृष्टिकोण, उसके भाव के बारे में अनुवाद के द्वारा उसको समझा जा सके। उसके बाद आपको पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक समझ। इसमें आपको लिखना है अनुवादक को दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। जो अनुवादक है उसको दोनों भाषाओं में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जो पढ़ने जा रहा है उसको भी और जो लिखने जा रहा है उसमें भी, इन दोनों में उसको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक
भावों को सही अनुवादित किया जा सके, इसलिए ताकि आप है सो जो लिखने जा रहे हैं उसके भाव को अच्छी तरह से लिख पाएँ, अनुवाद कर पाएँ। छठा पॉइंट है शैलीगत संवेदनशीलता। शैलीगत संवेदनशीलता, तो इसमें लिखना है मूल भाषा की भाषा शैली, मूल लेखक की भाषा शैली, प्रवाह और अभिव्यक्ति को बनाए रखना एक कुशल अनुवादक का महत्वपूर्ण गुण है। जो एक मूल लेखक जो लिख चुका है उसको है सो उस अभिव्यक्ति को उसके जो द्वारा जो लिखा गया है उसको बनाए रखना एक कुशल अनुवादक का महत्वपूर्ण गुण है। इस अगर नहीं कर पाते हैं तो आप एक अच्छे अनुवादक नहीं हैं। तो सातवां पॉइंट है स्पष्ट एवं सरल अभिव्यक्ति। स्पष्ट एवं सरल अभिव्यक्ति, अनुवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और पाठक के लिए सहज होनी चाहिए। मतलब जो अनुवाद जो आप करने जा रहे हैं उसकी भाषा क्या हो, तो सरल हो, स्पष्ट हो और पाठक के लिए सहज होनी चाहिए, और जो पाठक है उसके लिए सहज होनी चाहिए। जटिल भाषा अनुवाद की भावशीलता को कम कर देती है। अगर आप जटिल भाषाओं में लिखेंगे तो अनुवाद जो है उसका जो प्रभाव है उसको प्रभावशीलता को कम कर देता है। आठवां पॉइंट है धैर्य एवं एकाग्रता। तो इसमें लिखना है अनुवाद एक समय साध्य कार्य है। जो अनुवाद है वो एक समय और साध्य कार्य है, इसलिए अनुवादक में धैर्य, एकाग्रता और परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए। जो धैर्य है वो अनुवादक को धैर्य में रहना चाहिए, एकाग्रता में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने बात को लिखना है, और परिश्रमी करने की क्षमता होनी चाहिए और उसको मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। आप मेहनत करेंगे तभी तो अच्छे भाषाओं में अनुवाद कर पा सकेंगे। तो एक अच्छे अनुवादक के ये भी गुण होते हैं। नौवां पॉइंट है वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा। इसमें लिखना है एक योग्य अनुवादक को मूल पाठ के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं को अनुवाद में नहीं मिलाना चाहिए। जो एक योग्य अनुवादक जो हैं उसको मूल पाठ के प्रति ईमानदारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा उसको ना लिख के अपने द्वारा भाषा जोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को उसमें नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। लास्ट और आखिरी पॉइंट है जिसका 10वां पॉइंट है, उसमें लिखना है संशोधन एवं आत्मलोचन की क्षमता। संशोधन एवं आत्मलोचन की क्षमता, तो अनुवादक में अपने अनुवाद को बार बार पढ़कर सुधार करने और त्रुटियां स्वीकारने की क्षमता होनी चाहिए। जो अनुवादक जो है एक अच्छा अनुवादक है, उसमें अपने अनुवाद जो आपने जो अनुवाद लिखा है उसको बार बार पढ़ना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए जो सुधारना है, और जो भी गलती है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें नए शब्द को जोड़ना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो अच्छे तरीके से उसे समझ सके। लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है अतः स्पष्ट है कि एक सुयोग्य अनुवादक भाषा ज्ञान के साथ साथ भाव, बोध, सांस्कृतिक समझ और बौद्धिक सजगता से युक्त होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक जो सुयोग्य अनुवादक है, जो एक अच्छे अनुवादक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसके जो अच्छे जो है अनुवादक उसके पास क्या होना चाहिए, भाषा ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो भाव, बोध, सांस्कृतिक समझ। ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक समझ है ये नहीं है, आप इंग्लैंड वाला यहाँ अगर अनुवाद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप इंग्लैंड के अनुसार यहाँ करें, आप संस्कृति को देखते हुए अनुवाद करना है, और बौद्धिक सजगता को युक्त होता है, उससे भी युक्त होता है। उसके बाद लिखना है इन गुणों के अभाव में सटीक एवं प्रभावशाली अनुवाद नहीं है। इन गुणों के अभाव में सटीक एवं प्रभावशाली अनुवाद संभव नहीं है। अगर आपके पास ये सभी गुण नहीं हैं तो आप एक सटीक और प्रभावशाली अनुवाद
नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुवाद की सफलता अनुवादक की योग्यता पर ही निर्भर करती है। इसीलिए जो अनुवादक की जो सफलता है वो अनुवादक की योग्यता पर ही मतलब निर्भर करता है कि अनुवाद की सफलता जो है अनुवादक पर ही निर्भर करता है।